आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर अप करेंगे। और तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, इसका यूजफुलनेस क्या है। और अगर इससे पहले का जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है हर एक सब्जेक्ट की, अकाउंटेंसी, एसपी, ओसी एंड इकोनॉमिक्स आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको है ना चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके लिए आप लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करना है। इट इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल। और वीडियो को एंड चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जो है ना प्रोड्यूसर्स के लिए काम का है, फार्मर्स, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट, ये सब है ना इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को ये यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं टू टेक वेरियस इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग देयर फील्ड। नाउ लॉर्ड किन्स ने भी बोला है, उन्होंने भी कहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने लाया, अल्फ्रेड मार्शल ने ही लाया है। तो है ना लॉर्ड किन्स ने भी अप्रिशिएट किया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। इकोनॉमिस्ट और अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत ही अच्छा मतलब बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, इसका सिग्निफिकेंस बिकम्स क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, यूज में कैसे लाया जाता है इसे। तो इम्पोर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स को ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो एवरी प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करता है और मैन्युफैक्चर करता है और बाद में उसके रेट्स डिसाइड करता है और मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो यहाँ पर है ना प्राइस स्ट्रेटेजी उसको तैयार करनी होती है। तो एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट्स के प्राइस उसको डिसाइड करने होते हैं। तो ऑब्वियसली वो अपने जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अपार्ट उसको उसके ऊपर क्या करना होगा, अपना प्रॉफिट भी उसको ऐड करना होगा कि भाई वो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है। तो वो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। इट विल बी डिपेंडेड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है कि रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है कि क्या है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर फॉर दिस पर्पज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट। इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है वो इन इलास्टिक है, प्रोडक्ट की डिमांड है वो इन इलास्टिक है, तो मतलब इन इलास्टिक होना मतलब उसके जो प्राइस है, प्राइस पे अगर कोई चेंजेस आता है, मतलब प्राइस अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और तो है ना वो उसका हायर रेट फिक्स कर सकता है, मतलब उसके ऊपर हायर रेट फिक्स कर सकता है रिलेटिवली जब इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मतलब डिमांड है ना अदर फैक्टर्स की वजह से काफ़ी इनकम वगैरह सबकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है। तो इन इलास्टिक डिमांड वाले जो प्रोडक्ट्स है जिनकी डिमांड है ना उसकी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस में जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है उससे उसकी डिमांड जो कम होती है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, वो इसके जो रेट्स है वो हाई रख सकता है। एंड इसके अपार्ट है ना उसका अपोजिट होता है वाइस वर्सा, मतलब उसके अपोजिट है ना वो कौन से प्रोडक्ट्स को सिमिलरली वो किस प्रोडक्ट्स को जो कमोडिटी जिसकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होती है, मतलब ही विल सेट अ लो प्राइस फॉर इट, उसके लिए वो लो प्राइस रख सकता है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक डिमांड, हमने है ना प्रीवियस उसमें हमने यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक कौन से होते हैं, तो जो नेसेसरी गुड्स होते हैं वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होते हैं, डेली रेगुलरली उनकी जरूरत होती है। तो इस पे बहुत कम भाव रखेगा तो फिर उसको प्रॉफिट गेन का क्या प्रॉफिट गेन करेगा वो, तो नेसेसरी जो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड रेगुलर चलती रहती है तो वो रिलेटिवली इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो उस हिसाब से फिर वो रिलेटिवली इन इलास्टिक जो प्रोडक्ट्स है उनका जो प्राइस है वो हाई रख सकता है। एंड जो रिलेटिवली इलास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो रेगुलर हम यूज़ नहीं करते, रेगुलर यूज़ में नहीं आते, लग्जरियस गुड्स होते हैं, तो उनका जो प्राइस है वो कम रख सकता है, ये उसकी प्राइस वो कम रख सकता है। तो मतलब रिलेटिवली इलास्टिक केस में वो क्या करेगा, प्राइस को कम रखेगा। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑल्सो यूजफुल टू मोनोपोलिस्ट, ये मोनोपोलिस्ट को भी जो है ना
ना मतलब उसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, अगर किसी का प्रोडक्ट सबसे हटकर है, उसकी मोनोपोली है मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर, तो वो उसको भी है ना अच्छा खासा है ना प्रॉफिट गेन कर सकता है। वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली अपने प्राइसेस को रखकर, प्रोडक्ट्स के प्राइस को रखकर ना। इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट है वो टैक्सेशन पॉलिसी उसको तैयार करनी होती है, स्ट्रक्चर टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स किस तरीके से लेना है। तो कभी भी वो जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वो टैक्स ज़्यादा रख सकता है, और वो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हो गए, जो है ना नेसेसरी गुड्स हो गए, उन पर टैक्स ज़्यादा रखेगा तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, राइट। तो द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोज commodities whose demand is relatively inelastic, जिनकी है ना डिमांड वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, नेसेसरी गुड्स होते हैं, विल बी टैक्स्ड मोर, तो उन पे ज़्यादा टैक्स होगा, बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट देयर डिमांड, क्योंकि उस पर ज़्यादा टैक्स रखने से भी है ना उसकी डिमांड कम ज़्यादा उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और है ना अगर कोई प्रोडक्ट्स है जो रिलेटिवली इलास्टिक है, मतलब जिनकी है ना पहले से डिमांड कम रहती है, ऐसे हर बंदा नहीं कर सकता है, नेसेसरी प्रोडक्ट्स जो नहीं होते, लग्जरियस गुड्स होते हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है, तो उस केस में है ना गवर्नमेंट उन पर टैक्स कम रख सकती है। नाउ इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग, और फैक्टर प्राइसिंग मतलब है ना जैसे लैंड के लिए रेंट पे करना पड़ता है, और एम्प्लॉय मतलब वर्कर जब काम कर रहा है तो उसको वेजेस देना पड़ता है, तो यहाँ पर है ना द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्राइसेस डिटरमाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही यूजफुल है। एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, जिनके लिए डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब नेसेसरी गुड्स है, तो कैन डिमांड अ हायर वेजेस, तो उसके लिए हायर वेजेस है ना, हायर प्राइस एज कंपेयर टू दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड, तो उसके लिए वो हायर वेजेस, हायर प्राइसेस वो फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कर कैन आस्क हायर वेजेस इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज नेसेसरी है, अगर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इज नेसेसरी, वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होते हैं, तो फिर वो अपनी हायर वेजेस की डिमांड कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में किस तरीके से काम करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो मान लीजिए आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो मान लीजिए, तो आप है ना उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है उसके हिसाब से आप अपने प्राइसेस फिक्स करोगे। मान लीजिए बाहर अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है, मतलब यहाँ के जो इंडियन जो मसाले हैं उनकी डिमांड अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, तो ब्लैक पेपर हुआ सब, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, मतलब उसकी नेसेसिटी ज़्यादा है, तो उसके इसमें फिर उसके रेट है ना वो हाई रख सकते हैं। तो यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशन इन फॉरेन, जो फॉरेन ट्रेड है उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उसमें वो क्या रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं, उसके प्राइसेस ज़्यादा रख सकते हैं एज पर द रिलेटिवली इनइलास्टिक जो कमोडिटीज़ होती है उनके प्राइसेस ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे कि ना देखिए ना ऑयल, बाहर की जो ऑयल कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है OPEC, जो ऑयल पेट्रोलियम वगैरह सप्लाई करते हैं, तो वो है ना वो प्राइजेस को बहुत बार प्राइजेस में इंक्रीज उनका चलते रहता है, इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम्स, क्योंकि वो जानते हैं अगर पेट्रोल नहीं मिला, डीजल नहीं मिला, तो दुनिया का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, दुनिया ही रुक जाएगी एक तरीके से, राइट। तो उनको पता है उनकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उस ट्रेड को लेकर। तो ये जो OPEC जो है, मतलब पेट्रोलियम जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, तो वो है ना बहुत बार उन्होंने अपने प्राइसेस इंक्रीज किए हैं, वो डिमांड के हिसाब से किए हैं ना, उनके जो रिलेटिवली इनइलास्टिक है उनके डिमांड, तो वो प्राइस बढ़ा सकते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है फॉर्मुलेट करने के लिए। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भाई कितनी रिस्पॉन्स मिल रहा है डिमांड को, उसके ऊपर फर्क पड़ता है ना। पब्लिक यूटिलिटीज़ किसे बोलते हैं, तो मतलब पब्लिक यूटिलिटीज़ को ये कैसे हेल्पफुल है। तो मान देखिए पब्लिक यूटिलिटीज़ मतलब हर कॉमन आने जाने वाला बंदा, हर एक जन तो प्लेन में ट्रैवल नहीं करेगा, तो रेलवे का यूज़ ज़्यादा होगा। इंडिया जैसी कंट्री में तो ऑब्वियसली रेलवे का यूज़ ज़्यादा होगा, तो ये इसीलिए ना ये गवर्नमेंट के हाथ में, इसको पब्लिक यूटिलिटीज़ बोला जाता है, और इसकी जो डोर है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो यहाँ पर जो डिमांड है वो इन इलास्टिक डिमांड है, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, इन इलास्टिक डिमांड है, तो
गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है, नेशनलाइज देम टू अवॉइड, ताकि है ना कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। तो है ना जितने भी जो मतलब जहाँ पर है ना डिमांड इन इलास्टिक डिमांड इज मोर इन इलास्टिक है, तो वहाँ पर क्या जब डिमांड ग्रेटर होती है तो गवर्नमेंट वो कंपनीज अपने हाथ में रखती है और वो है ना कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट होने से वो बचा सकती है। तो पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए भी यूजफुल है। देन प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के प्रपोर्शन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा कितना प्रपोर्शन अपना इनकम का किस पे खर्च कर रहा है। तो इस पे जब है ना किसी गुड है, कोई कंजम्पशन हो रहा है, डिमांड हो रही है किसी अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन हो रहा है, अपना मतलब एक्सपेंडिचर हो रहा है किसी प्रोडक्ट के पीछे, अगर छोटा खर्चा लग रहा है, तो वहाँ पर जो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक हो जाती है। इफ द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ पर्सनस इनकम इज स्मॉल, एक्सपेंडिचर खर्चा वो कम करता है तो उसके जो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर का एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं कि उसकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है। अगर वो है ना अपने जो उसकी इनकम है और उसका लार्ज पोर्शन वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो यूज़ कर रहा है, लार्ज पोर्शन वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो लार्ज पोर्शन यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर जो डिमांड होती है वो रिलेटिवली इलास्टिक हो जाती है और प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई खासा है ना मतलब उसकी मतलब वहाँ पे वो ज़्यादा फिर स्पेंड कर रहा है, उसकी जो डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है। जब किसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा वो खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है, मतलब उसकी डिमांड फिर मतलब ज़्यादा हो रही है, तो वो रिलेटिवली इलास्टिक हो जाती है। दैट इज ईडी इज ग्रेटर देन 1। तो प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के हिसाब से के टाइम पे भी यहाँ पे ये जो है ना इम्पोर्टेंस है, बहुत ही खासा इम्पोर्टेंस होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये चार्ट पढ़ते रहना है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुली आप स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगी आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज, सॉल्व एक्सरसाइज लेकर आऊँगी और उसके बाद में हम लोग 4th चैप्टर पे मूव करेंगे। तो तभी तक के लिए आपको अपने नोट्स मतलब ये जो रीडिंग वगैरह हैबिट है वो छोड़ना नहीं है, आपको स्टडी करते रहना है। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।